नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। खेती बाड़ी का जब भी नाम लिया जाता है, जब भी खेती बाड़ी को याद किया जाता है तो हरियाणा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि हरियाणा का किसान मेहनती होता है और देश की कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे हरियाणा का किसान निभा रहा है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा की सरकार जो है किसानों के हित में कितना काम कर रही है, किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं लेकर आई है। ऐसे में केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, दोनों का तालमेल कैसा है, दोनों मिलकर किसानों के लिए क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि 9 साल पूरे हो गए हैं सरकार के। और ऐसे में अब आगे अगर हमारी सरकार को किसानों के लिए काम करना है तो किस तरह का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत आपका। नमस्कार राधिका जी। अच्छा, आपसे यही पूछेंगे कि हमने पिछले 5 सालों के दौरान देखा है कि तमाम जो हरियाणा की प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन काफी हद तक बढ़ गया है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का किस तरह से काम जो है हुआ है? राधिका जी, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ के किसान मेहनती हैं और भारत के जो खाद्य सुरक्षा देने में हरियाणा के किसानों का मुख्य योगदान है। और खासकर जो कोरोना का वक्त था, संकट था, जिस तरह से इन्होंने सेंट्रल पूल में अनाज दिया है, उसी की वजह से जो है 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में भोजन दे पा रही है। ये हमारे किसानों की मेहनत का परिणाम है। और किसानों की मेहनत के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी उनकी मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं। बीज से लेकर बाजार तक हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी रहती है, तरह तरह की योजनाएं लेके आती है और इसका किसान फ़ायदा उठाते हैं और अपना उत्पादन बढ़ाते हैं। हरियाणा के चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे बाजरा का हो, चाहे मूंग दाल का हो, या बागवानी का है, सब्जियों का है, हर तरह का उत्पादन हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। और इसमें हरियाणा के किसानों की मेहनत, उनका पसीना और हमारी नीतियाँ, ये इस मुख्य कारण है। जी, अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे हरियाणा के किसान जो है वो मेहनती होता है और बीज से लेके बाजार तक ध्यान रखते हैं। और किसानों की कहीं ना कहीं आमदनी की हम दोगुना की बात करें तो किस तरह किसानों तक चीजें पहुंचा रहे हैं, जरिया क्या बनता है? जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य दिया। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर किसान सेंटर के अंदर है, सभी लोग किसानों की चर्चा कर रहे हैं। ये खुशी की बात है कि जो जिसके बारे में चर्चा नहीं होती थी, आज सारी राजनीतिक पार्टियां किसान की चर्चा करती हैं। और किसान की मैं समझता हूं कि उसकी वजह से मानवता जीवित है। पहला जो अन्न का दाना किसान की वजह से ही पेट में जाता है। सभी को किसान को नमस्कार करना चाहिए। और हमारे जो हरियाणा के किसान हैं बहुत ज़बरदस्त मेहनती हैं। उन्होंने जो उत्पादन के रिकॉर्ड पैदा किए हैं, धान का है, गेहूं का है, केंद्रीय पूल में हम बहुत ज़्यादा अनाज देते हैं। दिल्ली के लिए सब्जियों की, फलों की ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। मशरूम की खेती हमारे किसान करते हैं। नेट हाउस में, पॉली हाउस में जो हमारे यहाँ 11-12 इजराइल की विधि से एक्सीलेंस सेंटर हैं, जो उत्तम बीज और नई नई तकनीक के माध्यम से कैसे खेती की जाए, वो हरियाणा में देखने लायक है। मैं जब छोटा था तो मशीनों से खेती नहीं होती थी। सिंचाई के लिए भी सिर्फ बैलों से सिंचाई करते थे और एक एक गेहूं की एकड़ की फसल निकालने के लिए महीना महीना लग जाता है, तो बैलों के पाँव से निकालते हैं। लेकिन अब जो है सारा कुछ मैकेनाइजेशन होता जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं और बहुत सारी मशीनों के लिए हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर है। किसानों को हम सब्सिडी देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, कृषि के मेले लगाते हैं और देख देख कर के किसान जो है अत्याधुनिक तकनीक का, अत्याधुनिक मशीनरी का और सब चीज़ों का प्रयोग में ला के आ रहे हैं। और ख़ासकर जो है हम उनको प्रेरित भी करते हैं कि भी जैसी धरा आपको मिली है वैसी धरती आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। पानी का हमारे यहाँ संकट है, पानी बचाने के लिए हम योजनाएं देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरा पानी मेरे विरासत के नाम से योजना दी है। 7,000 रुपये प्रति एकड़ उस किसान को देते हैं जो धान छोड़ के दूसरी फसल बोता है। 4,000 रुपये प्रति एकड़ हम उस किसान को देते हैं जो कम पानी लगता है, जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, DSR विधि से जो खेती करता है। और इसी तरह से फसलें जो हम हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में खरीदते हैं। मंडियाँ हमारी सबसे बेहतर हैं। और मैं आपको बताऊं कि हरियाणा के अंदर देश की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी का गन्नौर में निर्माण होने जा रहा है। इसका 2600 करोड़ रुपए का पहला टेंडर आवंटित हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसमें लागत आएगी। 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना इसमें कारोबार होगा। और हमारे जो उत्पाद हैं विश्व स्तर पर कम्पीट करेंगे। जो दुनिया के अंदर किसान, हरियाणा के किसान की या भारत के किसान की सब्जी, फल
पैकेजिंग होकर के विश्व स्तरीय होकर के वहाँ मार्केट में जाएगी, किसान को लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो आपने तो उस समय का भी जिक्र किया यहाँ पर कि एक ज़माना था जब हम बैलों से खेती किया करते थे, फिर धीरे धीरे कृषि में बदलाव हुआ, मशीनरी आ गई और मशीनीकरण के युग में हमारा किसान जो है हाईटेक खेती और कहीं ना कहीं डिजिटल जिस तरह से होता जा रहा है, वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसे में अगर पूछे कि केंद्र सरकार फसल बीमा योजना पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, हरियाणा सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, किसान को जोखिम फ्री करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये योजना लेकर आए और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, राजनीतिक कारण थे उसके। उन्होंने कहा इससे सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि फसल बीमा योजना का जितना लाभ हरियाणा के किसानों को मिला है उससे किसान बहुत खुश हैं। हरियाणा में जब से ये योजना आई उससे किसानों से सिर्फ हमने 1800-1900 करोड़ रुपए लिया है और 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को बढ़ चुका है। और प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य था कि जोखिम से उसको फ्री करें कि ओलावृष्टि हो जाती है, पाला गिर जाता है, फसल सूख जाती है। तो हरियाणा में सारा जो पैसा गया है कंपनियों को, बीमा कंपनियों को, हरियाणा सरकार का, केंद्र सरकार का, किसानों से, उससे लगभग 1,000-1,200 करोड़ रुपया किसानों को ज़्यादा बटा है। हरियाणा पहला प्रदेश होगा जिसमें पे आउट रेशो है वो 100% से ज़्यादा है। जितना पैसा कंपनियों को गया उससे ज़्यादा पैसा किसानों को मिला है और किसान ये योजना स्वैच्छिक है, इस योजना की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे जोखिम फ्री करने में किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसके बावजूद जो किसान बीमा नहीं करवा पाते उसके लिए भी हम अपने प्रदेश की योजना है, 15,000 रुपये तक का हम जो खराबे का पैसा प्रदेश सरकार से देते हैं जितनी फसल खराब होती है। इस बार कुछ कंपनियां, समस्या ये आई कि बीमा नहीं करवा पाए किसान, तो हमने अपने प्रदेश स्तर पर अपनी योजना बनाई कि आपको 30,000 रुपये तक का कपास का बीमा थोड़े से प्रीमियम पर हरियाणा सरकार करेगी और उससे भी उसी तरह से उनका जो फसल बीमा योजना की जो तर्ज है उसी तरह से हमारा उस योजना को दे करके किसानों को जोखिम फ्री करना है। हमारा मकसद ये है कि किसान को बीज से बाज़ार तक हम साथ दें। किसान जब बिजाई करता है तो उसको इनपुट सस्ता मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसकी जो मृदा है, स्वास्थ्य है, उसकी धरती का स्वास्थ्य अच्छा हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बने, वो ज़्यादा जो जिस चीज़ की ज़रूरत ज़मीन के अंदर है वही चीज़ डाले। उसके बाद जो उसको जोखिम है उससे फ्री करें। उससे पहले उसको जो केसीसी का पैसा है, कम पूंजी पर साहूकार से उसको मुक्ति दिलवाने के लिए वो उसको ऋण मिले, पैसा मिले और उस सब होने के बाद जब उसकी फसल हो जाती है उसको बाज़ार, मंडी, सबसे अच्छी मंडी मिले, सबसे अच्छा भाव मिले। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलों की खरीदने वाली सरकार है और हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है जो फसल नहीं भी खरीद पाती है तो बाज़ार भाव का भावांतर योजना से पैसा देती है। पिछले 3-4 साल से हम बाजरा का पैसा किसानों के खाते में सीधा पैसे तौर पर देते हैं। और जो मिलेट्स का ईयर है, प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और बाजरा के जो किसान हैं दक्षिण हरियाणा के, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। 2014 से पहले ये बाजरा 1200-1300 रुपये क्विंटल बिकता था, आज 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। और मोदी जी ने जिस ढंग से प्रचार किया है बाजरा का या मोटे अनाज का, उसके उत्पाद बना के हमारे G20 के मेहमानों को खिलाए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बाजरा के भाव और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। जी जी, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हरियाणा, राजस्थान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जब बड़ा मोटा अनाज सबसे ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं हमारे मोटे अनाज को जो एक बहुत बड़ी जगह दे दी गई है। जो बाजरा खाने वाले हैं वो ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं और ज़्यादा हेल्दी हैं और सारी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि हमारे जो मोटे अनाज हैं, जितने भी रागी है, बाजरा है या और कुछ है, उसको सारी दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है। आज उन चीज़ों की डिमांड है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर बात करें हरियाणा में फसल सुरक्षा योजना क्या है, किस तरह से फसलों की सुरक्षा की जाती है? इस बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे किसान किसी न किसी वजह से बीमा नहीं करवा पाए, तो उनके लिए हम फसल सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की तरफ से लेके आए थे। जो खासकर कपास की फसलों में नुकसान हुआ था तो उसके लिए हम 30,000 रुपये तक की राशि का एक बीमा अपनी तरफ से करते थे। तो एक तीसरी योजना हम ये लेके आए थे और इसके अलावा जो हम बागवानी बीमा योजना लेने वाले भी शायद कुछ प्रदेशों में से एक होंगे। हम बागवानी का बीमा अपने विभाग के द्वारा करते हैं। हम भावांतर भरपाई योजना लेने वाले, सब्जी के भाव आप देखते हैं, कई बार टमाटर प्याज का भाव 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक जाता है, कई बार 200 रुपये किलो बिक जाता है। तो किसानों को नुकसान ना हो तो एक निश्चित भाव हम कर देते हैं कि उसके
कम भाव नीचे जाता है तो आप जे फार्म कटवाइए, मंडी में बेचिए किसी भाव पर भी, और बीज का पैसा हम किसानों को देते हैं। तो हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि किसान को जोखिम फ्री करें, किसान को नुकसान ना होने दें, और उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे करके हरियाणा के किसानों की आर्थिक दशा जो है सुधर रही है। तो तमाम योजनाओं को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये पूछूंगी कि तालमेल कैसे बिठाते हैं दोनों सरकार आपसी, किस तरह से किसानों तक दोनों योजनाएं जो है केंद्र सरकार की हो गई हैं, राज्य सरकार की हो गई हैं? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री बन करके, उनका पहला लक्ष्य ये रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दें, ग्राम में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करें। और जब उनके साथ की तालमेल की सरकार है तो उनकी योजनाओं को हम पूरी तरह से लागू करते हैं। और इसी वजह से ये है कि हरियाणा के अंदर जो है उन जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो प्रदेश की योजनाएं हैं, आपस में सामंजस्य बिठा करके किसानों के लिए खूब सारा काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के किसान इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और मोदी जी का मैं एक विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं कि जो कोरोना के संकट के वक्त में जो उन्होंने इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर DAP का रेट 3-3, 4-4 रुपये बैग, 1000 रुपये का बैग हो गया था। DAP का रेट 6-5 हज़ार रुपये का बैग हो गया था। खाद के रेट उन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाए, वही रेट दिए। कोरोना के वक्त में उन्होंने कहा कि इसकी ट्रैक्टर की चलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, एग्रीकल्चर के किसी कारोबार पर पाबंदी नहीं लगाई। और उसी का परिणाम ये है कि हमने जो कोरोना संकट में भारत के किसान ने जो उत्पादन किया वो पहले से ज़्यादा किया और हमारी अर्थव्यवस्था को बल दिया। मैं समझता हूँ कि हरियाणा का किसान भी इसी तरह से देश की खाद्यान्न भंडार बढ़ने में काम करता है। और हमारे किसान पूरे धाकड़ हैं, और उन्हीं के बच्चे जो हैं सेना में है। हमारा हरियाणा का सेना के अंदर जो किसानों के बच्चे हैं, 10% हिस्सा हरियाणा, हमारी आबादी थोड़ी सी है लेकिन 10% हम सेना में हैं। पानी बचाना हमारा लक्ष्य है। पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है कि पुराने ज़माने के अंदर पानी रिचार्जिंग के लिए होता था स्कीम कि तालाबें बनाएं, वो करें, उसके द्वारा हम पौंड अथॉरिटी बना करके तालाबों का नवीनीकरण किया है। खेतों के अंदर हम किसानों को सब्सिडी दे करके अपने खेत के अंदर एक छोटे छोटे टैंक बनाएं, वो उसके अंदर पानी रिजर्व रखें। आमतौर पर 1 या 2 सिंचाई की वजह से किसान की फसल ख़राब हो जाती है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किसान के पास रिजर्व रहे, ताकि बारिश ना भी हो, नहर में पानी ना भी हो, तो वो अपने खेत उस टैंक से निकाल कर सिंचाई कर सके। हरियाणा के लिए मैं दूसरी बात बताता हूँ कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम मछली पैदा भी करते हैं। हरियाणा में कोई हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, कोई बड़ी लेक नहीं है, कोई बड़ी नहरें नहीं हैं जो 12 मासी चलती हों, लेकिन हम 2 लाख मीट्रिक टन मछली पैदा करते हैं, 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की। हमारे यहाँ खारे पानी की ज़मीन दक्षिण हरियाणा में बहुत सारी है, और उस ज़मीन के अंदर हमने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। झींगा का उत्पादन करते हैं हम। हरियाणा के अंदर कम से कम 2000 से ज़्यादा फार्मर 2.5 एकड़ की झींगा की यूनिट पैदा कर चुके हैं। हमारा झींगा यहाँ से हैदराबाद जा कर के अमेरिका तक जाता है। और जिस ज़मीन के अंदर 20-30-40 हज़ार रुपये एकड़ से ज़्यादा की आमदनी नहीं होती थी, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए एकड़ की किसान आमदनी कर रहे हैं। मैं किसान के जो बच्चे हैं जो रोज़गार के लिए गांव छोड़ करके शहर की तरफ जाते हैं, मैंने कहा है कि वापस आइए और आपके जो पुश्तैनी ज़मीन है खारे पानी की, हम स्कीम देते हैं, हम सब्सिडी देते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, और उसका उनको लाभ मिल रहा है। और आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि 10,000 झींगा उत्पादन करके किसानों के बच्चों को करोड़पति बनाएंगे। इतनी आमदनी होगी उनको। हमारा झींगा यूरोप के अंदर जाएगा, हमारा झींगा जो है एक्सपोर्ट होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने बच्चों का जिक्र किया कि वो अपना घर, अपना जमीन, अपना गांव छोड़कर शहर न जाएं। आर्या योजना के तहत इनको फायदा दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि कृषि को जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ कृषि को सम्मान देने का एक मुख्य कारण आप देखिए, पहली बार हमारे कृषि के एक किसान को जो बेबी कॉर्न का एक्सपोर्ट करता है उसको पद्मश्री मिला। एक मछली फार्म के किसान हैं यहाँ सुल्तान सिंह, उसको पद्मश्री मिला। एक डेयरी के किसान हैं, उसको पद्मश्री मिला। हमारे किसानों को यही नहीं समझते थे कि पद्मश्री तो किसी दूसरे लोगों के लिए है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने 3 हरियाणा के किसानों को पद्मश्री मिला। तो अब जो है किसान के बच्चे जो हैं, जो छोड़ कर जा रहे हैं, वो समझते हैं कि कृषि एक पवित्र काम है। मानवता के लिए कृषि से बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। और कृषि अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है। कृषि, जब किसान, हरियाणा का किसान, देश का किसान अपने उत्पाद को बेचना सीख लेगा, उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, उसमें प्रोसेसिंग करेगा, और जो लाभ बिचौलिए दूसरे लोग खा जाते हैं
वो खुद लेगा तो मैं समझता हूँ कि उनको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं हमेशा किसानों से यही कहता हूँ कि अपने उत्पाद को बेचना सीखें और अपने उत्पाद का फ़ायदा खुद उठाएं। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके लोग जो बच्चे हैं किसानों के वो कृषि की तरफ आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जी बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। 3 करोड़ रुपए तक का लोन जो है 4% ब्याज पर उनको मिलता है। और हमारी बागवानी की इतनी योजनाएं हैं हरियाणा सरकार की, पैक हाउस के लिए, पॉली हाउस के लिए, नेट हाउस के लिए हम बीज के भी सब्सिडी देते हैं, हम नेट हाउस पे सब्सिडी देते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी देते हैं। उसका माल अगर भाव गिर जाता है तो भावांतर भरपाई योजना देते हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हरियाणा का जो बागवानी का क्षेत्र बढ़ा करके 15% तक ले जाना, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी मंडी जब बन जाएगी उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम जापान गवर्नमेंट से तालमेल करके जीका का लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, 3000 करोड़ रुपए का। हम बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस बना करके जो उत्पाद हमारे किसान पैदा करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको अच्छी पैकिंग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा माल बिक के, ऐसी एक वैल्यू चेन हम तैयार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में किसान की, हरियाणा के किसान की और ज़्यादा समृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब खेती खेती नहीं है, वो बिजनेस होता जा रहा है। खेती से बड़ा कोई व्यापार नहीं है। पिछले दिनों हमारे कृषि मेला था 8, 9, 10 अक्टूबर को, और धन्यवाद करता हूं कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उसमें आए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि कृषि से बड़ा व्यापार कोई नहीं है दुनिया के अंदर, बशर्ते कि किसान के बच्चे इस व्यापार को करना सीख लें। खेती तो करना इनको आता है, माल बेचना नहीं आता। और उन्होंने हमारे किसानों का हौसला बढ़ाया। और उसके बाद मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को दिल्ली में आमंत्रित किया, पार्लियामेंट हाउस में घुमाया और अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके अपनी पत्नी के साथ किसानों से वार्तालाप की और उनको भोजन करवाया। हरियाणा के किसान बहुत ही इससे सम्मानित महसूस करते हैं। तो देखिए, आज की चर्चा जो है खेती बाड़ी को लेकर चल रही है और हरियाणा के मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम दिल्ली से पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे पराली प्रबंधन, हम बात करेंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में चलते हैं और जानते हैं। अब काम करके कमाने लगे और दूसरों को भी रोजगार दिया है। मुझे फक्र है कि मैं उस किसान का बेटा हूं जिसने पिछले 18 साल से पराली को आग नहीं लगाई। कृषि विज्ञान वाले बहुत मदद करते हैं, जब कैंप लगाते हैं, समझाते हैं किसानों को आकर। ये है हिंदुस्तान, जागरूक हिंदुस्तान। पंजाब की भूमि से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से हरियाणा का किसान जो है प्रगति कर रहा है। तो सर, सवाल आगे का ये रहेगा कि 12 जिलों में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से सरकार इसमें राशि दे रही है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो उत्तर का हरियाणा है इनमें धान की बिजाई करते हैं और उसका कारण यह है कि धान में उसको पैसा ज़्यादा मिलता है और किसान को जिसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा वही काम करेगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट ये है कि पानी हमारा नहीं है, हमारे पास अपना कोई आंतरिक सोर्स पानी का नहीं है और हमारा भूजल नीचे जाता जा रहा है। पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने एक जो योजना लेके आए DSR की, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इसके 2 कारण हैं। एक तो इसके धान की सीधी बिजाई से पानी की बचत होती है, थोड़ा सा पहले बोया जाता है, और जो बाद में पराली जलाने में भी इसमें समस्या कम आती है क्योंकि पहले कटाई होती है, पहले बिजाई होती है और जो किसान जो को बीच में गेहूं बोने के बीच में ज़्यादा वक्त मिल जाता है। तो उसके लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कहा कि 4000 रुपये एकड़ प्रति किसान हम देंगे जो सीधी बिजाई करेगा। और इस पोर्टल हमारा है कि अब सारा डाटा हमारा 90 लाख के आसपास ज़मीन है, सारे वेरीफाई करते हैं और मेरी फसल मेरा ब्यौरा हमारा पोर्टल है। किसान जो भी बोएगा उस पोर्टल पर चढ़ाता है। धान की जिसने बोई उस सीधी बिजाई की उस पोर्टल पर चढ़ाया,
और उसके बाद हमने उनको वेरीफाई किया। पिछले हफ्ते तक हमने देखा था कि 2 लाख एकड़ के किसानों ने इसकी बिजाई की और अब चढ़ाया कि हमने बिजाई की है। हमने वेरीफाई करवाया अपने विभाग के लोगों से, 2.25 लाख एकड़ों की वेरीफाई हो चुकी है और प्रति किसान हम ऐसे उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं और हम इसको और प्रोत्साहित करेंगे। अगले साल हम इसको 3,000 4,000 करेंगे और इसमें यह है कि जितनी पानी की बचत हो जाए और पराली जलाने की घटनाएं ना हो तो इससे हम चाहते हैं प्रदूषण भी ना हो और पानी भी बच जाए और जो दरा की हमारे जो संसाधन हैं, पानी है, उपजाऊ धरती है, वो अपनी अगली पीढ़ी को दे के जाएँ। तो इस तरह की हमारी योजना है, किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हम जो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है और दिल्ली खासकर हमारा राजधानी है, हमारा मस्तिष्क है कि कहीं दिल्ली के अंदर प्रदूषण ना हो। हरियाणा सरकार, हरियाणा के किसान हमेशा इस दिशा में काम करते हैं और हरियाणा के सरकार ने जितनी मशीनरी दी है किसान उसका लाभ उठा रहे हैं और कम पहले की अपेक्षा पराली जलाने की घटनाएं भी कम होती जा रही हैं और DSR विधि से पानी भी बच रहा है। पराली पर आप चर्चा कर रहे हैं। अब हरियाणा जो है उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ सबसे ज्यादा पराली प्रबंधन की कोशिश की जा रही है, प्रमुखता से उसे रोकने पर प्रयास किया जा रहा है। इसका क्या लक्ष्य रखा आपने 2023-24 तक, कहाँ तक लेकर जाएंगे? हमारा लक्ष्य तो ये है कि बिल्कुल भी एक खेत में भी आग ना लगाए और किसानों को हम इस जागरूक भी कर रहे हैं, किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं और डरा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। जो किसान हमने कहा है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपको हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, आपको सब्सिडी नहीं देंगे, आपकी फसल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनकी सेहत का भी नुकसान होता है। अगर गांव के अंदर धुआं होता है, दिल्ली में जाने से पहले तो उनके गांव में नुकसान होता है और कुछ जुर्माना भी लगाया है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो घटनाएं हैं काफ़ी कम होती जा रही है पिछले 4-5 साल में और धीरे धीरे किसान हमारा सहयोग कर रहे हैं और किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो है पराली जलाने की घटनाएं को बंद करें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हर मंच से यही कहते हैं कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौट जाना है क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह से किसानों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खेती पर इतना ध्यान देते हैं। एक वक्त ऐसा ज़माना था कि खाद्यान्न की कमी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में कहा गया था कि एक दिन हफ्ते में हम व्रत करें। हमारे पास अनाज नहीं होता था, अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे। अब खाद्यान्न की कमी नहीं है, आज तो खाद्यान्न हम भरपूर मात्रा में करते हैं। इसलिए अब ये है कि अब ज़रूरत है क्वालिटी की, कि अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न हम उपलब्ध करें, अच्छी क्वालिटी के फल और सब्जियां उत्पादन करें और उनकी मार्केट अवेलेबल है। तो किसान भाइयों से मैं कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है प्राकृतिक कृषि का, जहर मुक्त खेती का, उसको अपनाएं। हरियाणा सरकार में भी कृषि विभाग ने एक अलग से महकमा हमने बनाया है, उसके द्वारा हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। आचार्य देवव्रत जी के यहाँ गुरुकुल है, उसमें ट्रेनिंग सेंटर है, अमेठी में ट्रेनिंग सेंटर है, सरसा में ट्रेनिंग सेंटर है और सारे विभाग के अधिकारियों को हमने ट्रेनिंग दिलवाई, किसानों को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और जो किसान प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित होता है उसको हम कहते हैं कि भाई आपको जो जीवामृत, घनामृत या गाय के गोबर से जो खाद बनाने की विधि है वो हम उसको सिखाते हैं। ड्रम दे वगैरह के 3-4 हज़ार रुपये तक की राशि ड्रम के उनको हम देते हैं। और जो किसान कहता है कि मैं देसी गाय खरीदूँगा, उसके द्वारा खेती करूँगा, 25,000 रुपये तक की सब्सिडी हम उसमें देते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि आजकल जो हमारे पेस्टिसाइड कंटेंट हैं, हमारे जो क्वालिटी है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर खाद्यान्न की, कई जगह हमारे चावल है, हमारी फल है, हमारी सब्जियां हैं, ये एक विदेशी कहते हैं कि आपके अंदर ये पेस्टिसाइड के कंटेंट ज़्यादा हैं। तो हम ऐसी प्राकृतिक खेती करके, ऐसी जहर मुक्त खेती करके ऐसा उत्पाद दें कि जिसकी डिमांड आज दुनिया के अंदर ज़्यादा है। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, दुगनी कीमत देने को लोग तैयार हैं और हम इसके लिए किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएंगे। अगर एक सवाल मैं ये भी आपसे पूछूं, सेम और कलर भूमि सुधार योजना क्या है? भूमि सुधार में इसकी क्या भूमिका है? पिछले कई सालों से हमारे हरियाणा में एक समस्या है कि बहुत सारी जगह तो जो मीठा पानी है, कई जगह खारा पानी है। खारे पानी की ज़मीन बहुत ज़्यादा है और वो पानी का लेवल ऊपर, उसका दोहन होता नहीं खारे पानी का, तो वो लेवल ऊपर आ गया और ज़मीन हमारी ख़राब होगी। लगभग 7-8 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है हमारी हरियाणा में खारे पानी की, जिसके अंदर मैं मछली पानी, खारे पानी में मछली की बात करता हूँ, झींगा उत्पादन की। और इसके अलावा भी ऐसी ज़मीनें भी हमारे पास 1.5-2 लाख एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसके अंदर कोई फसल होती नहीं। और उस ज़मीन के सही करने के लिए भी हमने योजना बनाई है
उसके अंदर जो वर्टिकल ड्रेनेज करके उसके अंदर ट्यूबवेल लगा करके उसके पानी का लेवल नीचे ले जाने के लिए, और पिछले साल हमने 20-25 हज़ार एकड़ ज़मीन को ठीक किया है। इस साल हमारा लक्ष्य 50 हज़ार एकड़ का है, अगले साल हम इसको 1 लाख एकड़ करेंगे। और ये किसानों के, मैं समझता हूँ कि जिन किसानों को 10-10 साल तक उस ज़मीन में कोई उत्पादन नहीं लिया, उन किसानों को हम अपनी सरकार की सहायता से उनकी ज़मीन ठीक करके दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि वो सारे किसानों को, चाहे वो गन्ना वाले किसान हो, चाहे धान वाले किसान हो, चाहे बाजरा वाले किसान हो, चाहे कपास वाले किसान हो, या ऐसे किसान हो कि जिनकी ज़मीन कलर भूमि होगी है जो या रेतली ज़मीन हो है, तो सबके लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बना के काम कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है पिछले 60-70 साल के अंदर कि हमने 20-25 हज़ार एकड़ ज़मीन को ठीक किया है। इस बार हम 50 हज़ार एकड़ को ठीक करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि किसानों के लिए समर्पित सरकार है हमारी, और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मुझे किसान के दुख दर्द का पता है, और अन्नदाता के लिए जितना भी किया जाए वो कम है। अगर एक सवाल मैं ये भी आपसे पूछूं, हरियाणा ने कृषि विकास मेला का आयोजन किया था, इस मेले का क्या उद्देश्य था? किस तरह से इस मेले को सफल बनाया गया? कोई ऐसी बात जो आपको याद हो इस मेले में जो बहुत खूबसूरत रही हो? उस मेले की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि हमारे मेले का शुभारंभ महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, जो एक किसान पुत्र है, वो किया। और उन्होंने किसानों को वहाँ से कहा कि मेरे पास टाइम कम है, अगली बार फिर आऊँगा, मैं पूरा दिन मेले को देखूँगा। और उन्होंने जो प्रगतिशील किसान थे उनको आमंत्रित किया। और पहली बार हमारे किसान, मैं भी पहली बार, नई जो लोकसभा है, संसद है, राज्यसभा लोकसभा नई संसद का मैं पहले नहीं गया था, उन किसानों के साथ गया। उन किसानों के साथ सहपत्नी को उन्होंने भोजन करवाया, और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं किसान हरियाणा के कि इस तरह से कोई सरकार, कोई उच्च पद पर बैठे हुए आदमी किसानों को सम्मान दे रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, कि पहली बार होने लगा है कि किसान को पूरी केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, उनके लिए पलकें बिछाई रहती है। और मैं एक चीज़ कहता हूं कि हरियाणा के सरकार किसानों के लिए देश में कहीं भी कोई अच्छी योजना है, उस योजना को हम लागू करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा का किसान देश की शान हो, देश की शान है भी। और देश का जो खाद्यान्न भंडार, जो सब्जियां, जो फल, जो फूल या मशरूम या शहद, जो भी चीज़ चाहिए वो हरियाणा के किसान उनको दे। खेतों से आपने राष्ट्रपति भवन के दर्शन किसानों को करवा दिए, पद्मश्री अवार्ड आपने दिलवा दिए, अब और कौन से वादे हैं, कितने सपने और किसानों के लिए आप बुन रहे हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि मानवता जितनी भी है, सारे लोग हैं, जब पहले ब्रेकफास्ट करता है तो सबसे पहले नमन किसान को करना चाहिए, क्योंकि सारे जीव जंतु, मानवता का पेट भरने वाला किसान है। और वो अपने बच्चों को भूखा रख के, गर्मी सर्दी की परवाह ना करके, जिस तरह से पसीना बहाता है, जिस तरह से मेहनत करता है, उसकी मेहनत की वजह से ही आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। और किसानों की भलाई के लिए जो भी काम करना है हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी दलाल जी, अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और आपने कहा कि हमारा किसान जो है खेतों से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय कर पाया, हमारा किसान पद्मश्री अवार्ड तक पहुंच पाया, हमारा वो किसान जो पहले खेती को घाटे का सौदा देखता था, आज खेती को बिजनेस देख रहा है। और वाकई में खेती अब बिजनेस है, अगर किसान समझ कर, सीख कर करें। और युवा सबसे ज़्यादा खेती में आ रहा है। तो आज की चर्चा में हमने तमाम बातें की कृषि से जुड़ी हुई, और हरियाणा के किसानों पर आज हमने सवाल जवाब लिए कि आगे हमारे हरियाणा के किसानों के लिए आप नई सौगात क्या लेकर आ रहे हैं, आगे उनके लिए क्या नए सपने बुन रहे हैं जो आप बहुत जल्द पूरा करेंगे। धन्यवाद।